तो अंडरस्टैंडिंग द इंडस्ट्री लैंडस्केप, ठीक है। इंडस्ट्री लैंडस्केपिंग इन्वॉल्व स्टडी ऑल प्लेयर इन द इंडस्ट्री, देयर इंटरेक्शन विद ईच अदर, एंड दिस इंक्लूड अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉम्पिटिटर, कस्टमर, सप्लायर, रेगुलेटर्स और इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज। ठीक है, ये सब चीजें अपने को देखना पड़ता है जब अपन इंडस्ट्री में सभी प्लेयर्स की स्टडी करते हैं कि कौन से प्लेयर्स हैं इसमें, और इनका एक दूसरे से इंटरेक्शन कैसा है, ठीक है। और इसमें क्या क्या है मेन, कॉम्पिटिटर, कस्टमर, सप्लायर, रेगुलेटर और इमर्जिंग टेक्नोलॉजी। इन सब चीजों की अंडरस्टैंडिंग जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हाँ, ये पूरा कवर करना एग्जाम्स के लिए बहुत जरूरी है, ठीक है। तो सच अ स्टडी विल हेल्प द एनालिस्ट टू अंडरस्टैंड हाउ द इंडस्ट्री में रिएक्ट टू एक्सटर्नल मार्केट इवेंट। ये मेन जो है एक्सटर्नल मार्केट इवेंट्स के लिए ही है। अगर अपन कॉम्पिटिटर, कस्टमर, सप्लायर, रेगुलेटर या इमर्जिंग टेक्नोलॉजी, ये सब की स्टडी से अपने को क्या समझ में आता है कि एक्सटर्नल मार्केट में क्या हो रहा है जो इंडस्ट्री पे इफेक्ट करता है, ठीक है। तो इसमें जो इंडस्ट्री एनालिसिस है, इसमें कुछ इम्पोर्टेंट जो अपने फ्रेमवर्क हैं, है ना, उसकी स्टडी की जाती है। पहला है माइकल पोर्टर 5 फोर्स मॉडल, पेस्टल एनालिसिस, बीसीजी मैट्रिक्स और एससीपी एनालिसिस। ये जो चार हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये चारों जो हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहला जो है वो है माइकल पोर्टर 5 फोर्स मॉडल ऑफ इंडस्ट्रियल एनालिसिस। इसमें क्या स्टडी की जाती है, एनालिसिस एनी इंडस्ट्री रिक्वायर लुकिंग एट वेरियस एंगल और फाइनली रीचिंग टू अ कंक्लूजन अबाउट इट्स अट्रैक्टिवनेस एज अ इन्वेस्टमेंट proportions. Market participants use different method to make this analysis. Among the many methods used by doing such an analysis is popular Porter 5 force model developed by Michael Porter in 1979. इसको याद रखिएगा, इसमें से क्वेश्चंस आते हैं, और जो चीज समझ में नहीं आएगी प्लीज मुझसे पूछते रहिएगा। As the name suggests, this model analysis any industry on basis of 5 broad parameters. इसमें 5 ब्रॉड पैरामीटर्स होते हैं, ठीक है। द 5 फोर्स डिवाइड इनटू 2 वर्टिकल्स, 2 वर्टिकल्स और 3 हॉरिजॉन्टल वंस, ठीक है। 2 वर्टिकल्स और 3 हॉरिजॉन्टल वंस। तो हॉरिजॉन्टल फोर्स क्या होता है, थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट, थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट, थ्रेट ऑफ स्टेबलाइज राइवल्स। और वर्टिकल क्या होता है, बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर्स, ठीक है, बार्गेनिंग पावर ऑफ कस्टमर। द बिलो पिक्चर कैप्चर द एसेंस 5 पोर्टल। तो ये ऐसे बताया गया है, इंडस्ट्री राइवली, थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट, बार्गेन पावर ऑफ सप्लायर, थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट, बार्गेन पावर ऑफ बायर्स, ठीक है। तो बार्गेन पावर्स ऑफ बायर एंड बार्गेन पावर्स ऑफ सप्लायर्स, और ये हुआ थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट, इंडस्ट्रियल राइवली और थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट, ठीक है। ये 5 होते हैं, इसको अपन डिटेल में भी आगे पढ़ेंगे, ठीक है। क्योंकि ये इतना इंपॉर्टेंट है कि कहीं से भी कुछ भी पूछ सकता है, इसलिए अपने को एक एक लाइन स्टडी करना बहुत इंपॉर्टेंट है। Some industry have structure where these force make it very difficult for business to earn significant profit for a owner. For example, either
or all a combination of some these force in industry like aviation, telecom, retail, textile, sugar और power. इनमें क्या होता है, एंड अप कीपिंग प्रॉफिट लो फॉर कंपनी इन देस सेक्टर्स. इनमें इतने कंपटीशन होते हैं कि जो मार्जिन प्रॉफिट होता है वो बहुत ही कम होता है, या फिर इनमें प्रॉफिट करना बहुत ही डिफिकल्ट काम होता है. ठीक है, तो ऐसे सेक्टर्स को क्या बोलते हैं, अनअट्रैक्टिव वन फॉर द बाय द मॉडल. ऐसे सेक्टर्स पे अपन ज्यादा लोग इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहते हैं. ठीक है, एविएशन, टेलीकॉम, रिटेल, टेक्सटाइल, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, प्रॉफिट मार्जिन बहुत कम होती है, क्योंकि इसमें कंपटीशन बहुत हाई होता है. इसको अभी अभी आने वाले स्लाइड्स में और डिटेल में अपन देखेंगे कि क्या क्या चीजें इफेक्ट करती है. ऑन द अदर हैंड, इंडस्ट्री लाइक एजुकेशन, एफएमसीजी, हेल्थ केयर एंड आईटी. कौन कौन सा, एजुकेशन, एफएमसीजी, हेल्थ केयर और आईटी enjoy huge margin over a long period of time as these force are not so strong there. ठीक है, ये जो 5 फोर्स की बात की गई, वहां यहाँ पे इन इंडस्ट्रीज में वो ज्यादा लागू नहीं होते या ज्यादा स्ट्रांग नहीं होते. इसलिए सच सेक्टर आर टर्म एज अट्रैक्टिव बाय द मॉडल फॉर शेयर होल्डर. ये अट्रैक्टिव सेक्टर्स होते हैं, इसमें पैसे अच्छे बनते हैं. Two of the Warren Buffett quotation in the context of industry structure are pertinent here. When a management with a reputation for brilliance tackle a business with reputation for bad economy, it is the reputation for business that remain intact. ठीक है. Second, should you find yourself in a chronically leaking boat, energy devoted to changing vessel is like to be more productive than energy devoted to patching leak. ठीक है, यहाँ पे दो इनके वारेन बफेट्स के ये कोट्स लिखे हुए हैं. ठीक है, अब इसको डिटेल में यहाँ पे बताया है. मिस्टर बफेट थ्रू दिस टू कोट्स इज क्लियरली इंडिकेटिंग दैट इफ इकोनॉमी ऑफ बिजनेस इज बैड, अगर बिजनेस की इकोनॉमी बैड है तो भी अ ग्रेट मैनेजमेंट में नॉट बी एबल टू ब्रिंग एनीथिंग सब्सटेंशियल एंड अ इन्वेस्टर वुड बी बेटर ऑफ शिफ्टिंग हिज इन्वेस्टमेंट टू डिफरेंट इंडस्ट्री. अगर किसी भी बिजनेस की इकोनॉमी बैड है, अगर उसके पास अच्छा मैनेजमेंट भी है, तो भी उनको वैसा ग्रोथ नहीं मिलेगा. तो ये ज्यादा अच्छा होता है कि वो कोई भी इन्वेस्टर अपना जो इन्वेस्टमेंट है वो डिफरेंट इंडस्ट्री में शिफ्ट कर दे. ठीक है, पहला होता है इंडस्ट्री राइवलरी. ठीक है, अ इंडस्ट्री वेयर राइवल इज हाई लाइक द एविएशन एंड टेलीकॉम. यहाँ एविएशन और टेलीकॉम में क्या होता है, कंपटीशन या लड़ाई ज्यादा होती है दो बिजनेसमैन के बीच कि हमको मार्केट का शेयर ज्यादा से ज्यादा लाना है. ठीक है, या हमको ज्यादा से ज्यादा कस्टमर को अट्रैक्ट करना है. तो इससे क्या होता है, द एंड रिजल्ट विल बी लोअर प्राइसिंग पावर. इसके कारण क्या है, एविएशन और टेलीकॉम ये दो सेक्टर बहुत ही लो प्राइसिंग में काम करते हैं, आज भी कर रहे हैं. जैसे आपने जियो या एयरटेल का देखा होगा, और एविएशन में भी आपने देखा होगा कि फ्लाइट्स के जो टिकट प्राइजेज हैं वो एज कंपेयर टू अदर कंट्रीज वो बहुत कम है. तो उससे क्या होता है कि अपने का जो प्रॉफिट मार्जिन है वो बहुत कम हो जाता है और इनकम भी इनकी लो हो जाती है. ठीक है, कई बार अगर ये कंपटीशन में नहीं रहेंगे तो इनकी इनकम लो हो जाएगी और ये खत्म भी हो सकते हैं उस बिजनेस में. इनोवेशन इन प्रोडक्ट एंड कस्टमर सर्विस एंड इंगेजमेंट इनिशिएटिव बिकम एसेंशियल इन सच इंडस्ट्रीज. ठीक है, अ स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटर विद डीप पॉकेट कैन इजिली अडॉप्ट द टेक्टिक सच एज continuously dumping product service at price lower than cost to drive other out of the industry. तो जिनके पास बहुत पैसे होते हैं यानी डीप पॉकेट जिनको बोलते हैं, वो क्या करते हैं, नई नई सर्विसेज कम कॉस्ट में देने की कोशिश करते हैं. उससे क्या होता है कि जो बाकी के जो प्लेयर है वो मार्केट से आउट हो जाए और हमारा जो प्रॉफिट है वो ज्यादा से ज्यादा बने रहे, या मार्केट शेयर्स खींचने की कोशिश करते हैं. लेकिन रूल क्या है, नॉट एवरी वन कैन सस्टेन लॉस फॉर अ लॉन्ग पीरियड. कोई भी इंसान हो, जैसे विजय माल्या की जो कंपनी थी किंग फिशर्स, ठीक है, वो भी ये बिजनेस का पार्ट थी. लेकिन क्या हुआ,
लॉस पे लॉस, लॉस पे लॉस, ज्यादा लॉस होते गया, तो एक समय आया कि वो कंपनी बंद हो गई। ठीक है। इंटेंसिटी ऑफ राइवली कैन बी अंडरस्टूड फ्रॉम फॉलोइंग सिंपल इंडस्ट्रीज कैरेक्टरिस्टिक। इट वुड बी हाई, मैनी कंपनी एग्जिस्ट इन द बिजनेस सेगमेंट। बहुत सारी कंपनीज है, यानी कि एक दो नहीं, बहुत सारी कंपनीज जब होती है तब। सिमिलर प्रोडक्ट सर्विस बीइंग ऑफर्ड बाय पार्टिसिपेंट विथ लिटिल और नो डिफरेंट। और सबकी जो सर्विसेज है और प्रोडक्ट है उसमें ज्यादा का डिफरेंस नहीं है। चाहे आप रिलायंस का जियो ले लीजिए, चाहे एयरटेल ले लीजिए, दोनों में ज्यादा 19-20 का ही फर्क है। ठीक है। या कोई एरोप्लेन, या जैसे इंडिगो में भी फ्लाइट में अपन जाते हैं तो इंडिगो यूज करिए, या फिर स्पाइस जेयर, स्पाइस जेट यूज कर लीजिए, या फिर एयर इंडिया। तो सबका जो यानी कि सर्विस है सिमिलर ही है या बहुत कम डिफरेंस है, तो कोई भी आदमी आसानी से दूसरे प्रोडक्ट या दूसरी सर्विस दूसरी कंपनीज में इजिली शिफ्ट हो जाता है। एवरी इंडस्ट्री पार्टिसिपेंट ट्राई टू अट्रैक्ट कस्टमर विथ सिमिलर स्ट्रेटजी। यानी कि सब पूरे इंडस्ट्री में जितने बिजनेसमैन हैं वो एक ही स्ट्रेटजी में काम करते हैं, लोअर प्राइस और लॉन्गर क्रेडिट। ठीक है। लो प्राइस देते हैं, लो प्राइस सबसे बढ़िया स्ट्रेटजी, जितने लोगों को बुलाना चाहो, सस्ती सर्विस दीजिए सब आ जाते हैं। और फोर्थ क्या होता है, स्विचिंग कॉस्ट फॉर कस्टमर फ्रॉम वन सर्विस टू अनदर इज वेरी लो और नील। इसमें क्या होता है कि अगर मान लीजिए मैं एयरटेल से जियो में शिफ्ट होता है ना, या जियो से एयरटेल में, तो शिफ्टिंग कॉस्ट बहुत कम है मेरा, तो भी यहाँ पे बहुत दिक्कत होती है। ठीक है। ये है इंडस्ट्रियल राइवल्स। ठीक है। If industrial rival is strong, business in industry will go through frequent phase of low revenue and low profitability. The telecom industry in India is a case to point where a number of players in each telecom circle try to garner market share by offering competitive plans. The high prepaid component in the revenue of all telecom players means that the price sensitive subscriber would easily migrate to lower price offering of competitor. It is relevant to quote Mr. Charlie Munger, partner at Berkshire Hathaway here. If only basis of competition in industry is pricing, अगर केवल कंपटीशन बिजनेस में केवल प्राइसिंग से हो रहा है, यानी कि इट इज अ सेल्फ डिफिटिंग बिजनेस, यानी खुद का लॉस कर रहे हैं ये लोग, सेल्फ डिफिटिंग बिजनेस इसे कहा जाता है। ये चार्ली मुंगर जी जो हैं बर्कशायर हाथवे के जो पार्टनर थे, उनका ये कोर्स है जो बहुत सही भी कहता है कि अगर केवल किसी बिजनेस में प्राइसिंग से ही या प्राइसिंग को कम किया जा रहा है और कम किया जा रहा है, तो वो कंपटीशन को खत्म नहीं कर रहे हैं, वो अपने बिजनेस को ही खत्म कर रहे हैं। इनका ये कहने का मतलब है। ठीक है। सो हाउ कैन अ बिजनेस इन कंपटीशन इंटेंसिव इंडस्ट्री स्टिल डिलीवर गुड रिटर्न टू इट्स शेयर होल्डर। तो कैसे कोई कंपटीशन में, ज्यादा कंपटीशन में कैसे अच्छा अच्छा रिटर्न दे सकता है। ठीक है। आंसर लाई इन एग्रेसिव इनोवेशन इंटरनली एज वेल एज externally. Better and efficient operation result in less working capital requirement, faster turnaround time, lesser cost of capital are some of the things which the company has to do internally. On the external side, launching different product, creating or nurturing a strong brand, positioning its product service uniquely as what the company can do break out of the clutter. इसमें दो टाइप से दिया गया है कि कंपटीशन इंटेंसिव इंडस्ट्री में कैसे अच्छा रिटर्न दिया जा सकता है। तो पहला कि इनका जो ऑपरेशनिंग लेसर वर्किंग कैपिटल लगे, यानी कि ऑपरेशन ऐसा करे, ऑपरेशनल जो काम है इनका उसमें वर्किंग कैपिटल बहुत कम लगनी चाहिए, फास्टेस्ट टर्न अराउंड होना चाहिए, लेजर कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ठीक है। ये इंटरनल पार्ट हुआ। एक्सटर्नल में क्या कर सकते हैं, डिफरेंट प्रोडक्ट लॉन्च करें। ठीक है। अपने ब्रांड को स्ट्रॉन्ग करें, पोजिशनिंग इट्स प्रोडक्ट सर्विस यूनिकली, यानी कि अपनी प्रोडक्ट और सर्विस को ऐसा यूनिक बनाए
कि जो क्लटर है उनका बिजनेस का, उनसे बाहर जा सके और बहुत अच्छा कर सके। ठीक है, जैसे एग्जांपल यहाँ दिया है माइक्रोमैक्स का। अब तो माइक्रोमैक्स अभी खत्म हो गया, लेकिन जब ये था तब की बात कर रहा है। माइक्रोमैक्स क्या था? एक मोबाइल फोन कंपनी था। ऐसा उसका यूनिक स्ट्रेटजी था एक समय में कि उसने 10% मार्केट शेयर, 10% मोबाइल का कंपनी का उसने बहुत ही इजीली हासिल कर लिया था। एक तो प्राइसिंग कम थी और उसके ऊपर से सर्विस भी अच्छी थी उनकी, एक यूनिक ही वे था उनको। तो 10% उनके पास एक समय में मार्केट शेयर पहुंच चुका था। ठीक है, यहां तक सर समझ में आया? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो 5 फोर्स है ना, माइकल पोर्टर 5 फोर्स मॉडल जो है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी एक एक लाइन पढ़ना जरूरी है। 5 फोर्स मॉडल ऑफ टेक्निक, ये इंडस्ट्रियल एनालिसिस। पहला हो गया इंडस्ट्री, ये पहला वाला कठिन था, दूसरा समझना बहुत आसान है। थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट, यानी कि एक समय था कि आदमी टेलीग्राम करता था। टेलीग्राम मीन्स अभी वाला टेलीग्राम नहीं, वो उस समय जो टेलीग्राम आया है, बोलते थे ना तार आया है आपका तार, वो बहुत पहले 1990 96 में। उसके बाद क्या हुआ? एसएमएस सर्विस आई, जिसने टेलीग्राम बंद करवा दिया। सीमेंट पाइप इंडस्ट्री है, वो क्यों बंद हुई? क्योंकि स्टील और प्लास्टिक पाइप्स ने उनकी जगह ले ली। टाइपराइटर्स किससे सब्स्टिट्यूट हुआ? कंप्यूटर से, आईपॉड से, मोबाइल से। इवन की रेडियो और 2 in 1 भी जो थे ना मोबाइल, जिसमें गाना और कैसेट दोनों था, उसको आईपॉड और मोबाइल्स ने पूरी तरीके से खत्म कर दिया। और सबसे फेमस है, द मोस्ट फेमस एग्जांपल इज हाउ डिजिटल फोटोग्राफी कंप्लीटली डिस्ट्रॉय द फिल्म बेस फॉलोड बाय कोटक कोडक सॉरी। तो डिजिटल फोटोग्राफी ने कैसे फिल्म बेस, जो एक रील वाली कैमरे थे, उसको खत्म कर दिया। वाइल द फर्स्ट डिजिटल कैमरा वाज इन्वेंटेड बाय कोडक, कोडक ने आविष्कार जरूर किया था, लेकिन क्या हुआ, उन्होंने ये थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट को सीरियसली नहीं लिया। यानी कि आने वाले समय में कि ये भी, इनका भी सब्स्टिट्यूट आ सकता है, ऐसा ये समझने में बहुत देरी किए। और अंत में क्या हुआ कि इनका डिजिटल कैमरा भी जो है, वो भी धीरे धीरे खत्म हो गया और बैंक करप्ट हो गए कंपनी। बनाया इन्होंने ही था डिजिटल, लेकिन बाद में क्या हुआ, मोबाइल फोन और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जो आई, उन्होंने इसको खत्म कर दिया। सम इंडस्ट्री आर नॉट एबल टू फेस द थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट एंड फेल। समझ नहीं पाते हैं लोग कि सब्स्टिट्यूट आ रहा है, इसलिए फेल होते हैं और खत्म हो जाता है इनका बिजनेस। while other reinvent themselves and stay relevant। और बाकी लोग क्या करते हैं, धीरे धीरे समझ में उनको आता है कि हमारे बिजनेस में सब्स्टिट्यूट आने, यानी कि इनका कुछ नया चीजें आ गई है, तो वो उसके अनुसार ढल जाते हैं और सरवाइव कर जाते हैं बिजनेस में। सम इंडस्ट्री डू नॉट हैव थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट, इनका सब्स्टिट्यूट आज तक नहीं आया। पहला है पावर, हेल्थ केयर और एजुकेशन, इनका सब्स्टिट्यूट आज तक नहीं आया। आज भी आदमी आदमी आज भी इंसान को पावर की जरूरत है, हेल्थ केयर की जरूरत है और एजुकेशन की जरूरत है। ठीक है, देयर कुड बी डिफरेंट मोड ऑफ सर्विसिंग कस्टमर एट डिफरेंट टाइम, बट देस प्रोडक्ट सर्विस विल नेवर बी आउट ऑफ बिजनेस। इनका जो सर्विस करने का, जो कस्टमर को जो सर्विस देते हैं, उनका डिफरेंट मोड्स होते हैं। जैसे हेल्थ केयर में कोई ओपीडी में जा रहा है, कोई हॉस्पिटल जा रहा है, एजुकेशन में कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट जा रहा है, कोई स्कूल जा रहा है, कोई अदर एक्टिविटीज कर रहा है। ठीक है, पावर का भी उसी तरीके से है, लेकिन इनकी सर्विस खत्म नहीं हुई, ना कभी हो पाएगी। ठीक है, थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट कैन बी अंडरस्टूड फ्रॉम फॉलोइंग टू सिंपल इंडस्ट्रीज कैरेक्टरिस्टिक। इट वुड बी हाई, सब्स्टिट्यूट हाई होगा इफ सब्स्टिट्यूट ऑफर इक्वल और बेटर एक्सपीरियंस टू कस्टमर, क्वालिटी, प्राइस एंड इजी। सब्स्टिट्यूट, जैसे अगर हमको कैमरा और मोबाइल दो चीज बोला जाए,
क्या खरीदना पसंद करोगे, तो हम बोलेंगे कि अपने को मोबाइल खरीदना है, क्योंकि 40-50 हजार की मोबाइल में जो कैमरे की क्वालिटी है, जो एक्सपीरियंस है, ठीक है, वो 40 हजार के कैमरे में भी वो फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, और उसको मेंटेनेंस कॉस्ट भी ज्यादा है। ठीक है, उसको हम हर जगह जेब में आसानी से रख के ले जा नहीं सकते हैं। ठीक है। और सेकंड है, स्विचिंग कॉस्ट फॉर कस्टमर फ्रॉम वन प्रोडक्ट सर्विस टू अनदर इज लो। जब स्विचिंग कॉस्ट कम होता है तो थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट और ज्यादा होता है, कि एक सर्विस से दूसरी सर्विस जाना है तो हमको उतने पैसे नहीं देने हैं, या उतने पैसे हमारे लग नहीं रहे हैं, तो अपन इजिली सब्स्टिट्यूट कर पाते हैं। समटाइम्स सब्स्टिट्यूट मेक बिग लॉन्ग टाइम टू रिप्लेस द एग्जिस्टिंग बिजनेस। कई बार जो सब्स्टिट्यूट आता है उसको आने में बहुत समय लगता है बिजनेस में, यानी कि एक बार में अचानक से नहीं आ जाता, बहुत समय भी लगता है। जैसे सोलर प्रोडक्ट्स की बात कर रहे हैं, विच आर चीपर एट ऑपरेटिंग लेवल, नीड कैपेक्स टू बिगिन विथ एंड बिकम डिटरेंट फॉर कस्टमर। यहाँ पे बात हो रही है सोलर प्रोडक्ट्स की, जो ऑपरेशनल तो चीप है, लेकिन उसके लिए स्टार्टिंग में जब उसको लगाना है तो उसमें बहुत ज्यादा खर्चा होता है। इन दिस केस विथ एलईडी लाइट अ टेक्नोलॉजी इवॉल्व और न्यू प्रोडक्ट बिकम चीपर, तो एलईडी लाइट लगाना अपने लिए ज्यादा आसान है, तो इसका सब्स्टिट्यूट क्या हुआ, एलईडी लाइट। ठीक है। अब है बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर्स। बायर्स कैन एक्सर्ट अ लॉट ऑफ प्रेशर एंड डिक्टेट प्राइस। बायर्स के पास बहुत सारा प्रेशर होता है कि वो अच्छे से अच्छी प्राइस में कोई भी सामान खरीद सके। अगर अब देखिए यहाँ पे एक बहुत एग्जांपल, बहुत अच्छी चीज बता रहा हूं, कि इफ देयर आर अ लार्ज नंबर ऑफ सेलर, अगर सेलर्स ज्यादा हैं, लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स विथ सिमिलर प्रोडक्ट एंड सर्विस, ऑन द कॉन्ट्ररी they may not be such a big influencer in case there are few sellers for products and service। ठीक है, अगर सेलर्स ज्यादा हैं तो बायर्स के लिए बार्गेनिंग ज्यादा आसान होती है। और कॉन्ट्ररी इसका क्या है, कि हमारे पास ज्यादा सेलर्स नहीं है, ठीक है, जहां पे सेलर्स बहुत कम है, तो वहां पे प्रोडक्ट और सर्विस देना उतना ही, उसमें आप ज्यादा बार्गेनिंग नहीं कर सकते। इट इज द फंक्शन ऑफ नंबर ऑफ बायर एंड सेलर एंड डिफरेंशिएशन इन देयर प्रोडक्ट एंड सर्विस विच में डिटरमाइन बायर बार्गेनिंग पावर इन अ इंडस्ट्रीज। ठीक है, बायर और सेलर्स कितने हैं मार्केट में, उनकी प्रोडक्ट एंड सर्विस कैसी है, वो डिटरमाइन करती है बायर्स की बार्गेनिंग पावर को। ठीक है, द साइज एंड प्रोफाइल ऑफ द बायर्स। ठीक है, द गवर्नमेंट एज अ बायर ऑफ प्रोडक्ट और सर्विस कैन इन्फ्लुएंस द बार्गेनिंग पावर दे हैव। अगर गवर्नमेंट बाय कर रही है तो वो अपने पावर को यूज करती है ना, यानी इन्फ्लुएंस करती है बार्गेनिंग पावर। एक यहाँ पे एग्जांपल दिया है, और कैसे करती है। बायर बार्गेनिंग पावर कैन अंडरस्टूड फ्रॉम फॉलोइंग सिंपल इंडस्ट्री कैरेक्टरिस्टिक। it would be high if competitive intensity in industry is strong। ठीक है, यानी कि इतना ज्यादा कंपटीशन है कि आपको बहुत ज्यादा वो उस प्रोडक्ट में आपको, यानी 1000, 2000, 5000, यानी कि जो रेट में चाहते हैं उस रेट में आप उस सामान को खरीद सकते हैं। जैसे मोबाइल फोन्स है, तो इतने सारे मोबाइल फोन्स हैं, सैमसंग है आपका, एंड्रॉयड, वन प्लस, ओप्पो है, वीवो है। तो क्या होता है इससे, आपको जो चीज अच्छी चाहिए, तो वीवो वाला भी आपको बहुत अच्छा ऑफर देगा, बहुत अच्छी प्राइसिंग देगा, सैमसंग भी दे रहा है, ओप्पो भी दे रहा है, तो उनके लिए वो नुकसानदायक, लेकिन एज अ बायर हमारे लिए वो फायदेमंद है। प्रोडक्ट एंड सर्विस आर स्टैंडर्डाइज विथ लिटिल और नो डिफरेंशिएशन। क्लोज सब्स्टिट्यूट ऑफ प्रोडक्ट सर्विस एग्जिस्ट एंड स्विचिंग कॉस्ट फॉर कस्टमर इज लो और नील। ठीक है। अब होता है बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर्स। कस्टमर क्या होते हैं, हॉस्पिटल और स्कूल्स में, जैसे अपन स्कूल या हॉस्पिटल जाते हैं तो वहां पे हमारी बार्गेनिंग पावर बहुत ही लो होती है,
लेकिन वही सब्जी और वेजिटेबल खरीदने जाते हैं तो हाई होती है। इन फर्स्ट केस द बार्गेनिंग पावर ऑफ द सप्लायर इज एब्सोल्यूट एंड इन सेकेंड बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर इज नील। तो सप्लायर्स की जो बार्गेनिंग पावर है एब्सोल्यूट है, और सेकेंड में सप्लायर का नील है। ठीक है। शुगर इंडस्ट्री स्पेशली इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट, ये किस पे ऊपर डिपेंड करता है कि गवर्नमेंट जो है वो शुगर केन के रेट को डिसाइड करती फार्मर्स के लिए। तो उससे क्या होता है, सो द इनपुट कॉस्ट द रॉ मटेरियल डिपेंड अपॉन प्राइस विच द सप्लायर डिमांड। जितना चाहे वो सप्लायर की डिमांड्स के ऊपर ही होता है। तो यहाँ पे क्या होता है, सप्लायर हैव अ स्ट्रॉन्ग बार्गेनिंग पावर। ठीक है। सेम ऐसे ही सप्लायर ऑफ एसेंशियल कमोडिटी क्रूड ऑयल, क्रूड ऑयल में आप देखे होंगे कि कभी बार्गेनिंग होती नहीं होती। क्रूड ऑयल इज वर्चुअली कंट्रोल बाय फ्यू ऑर्गेनाइजेशन, जैसे पेट्रोलियम एक्सपोर्ट कंट्री ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्ट। तो ये ओपेक जो कंट्री होती है या जो इसके मेंबर्स होते हैं, ये क्या करते हैं, इनपुट और आउटपुट जो क्रूड ऑयल का है उसको मैनेज करते हैं, जिससे क्या होता है, क्रूड ऑयल का जो प्राइस है वो ऊपर नीचे फ्लक्चुएट करने लगता है, जैसे कि थ्रू एडजस्टमेंट ऑफ आउटपुट टू मेंटेन द प्राइस लेवल। आउटपुट को कम कर देते हैं, जिससे क्या होता है, प्राइस क्रूड ऑयल का ऑटोमेटिक बढ़ जाता है। ठीक है। सप्लायर बार्गेनिंग पावर कैन अंडरस्टूड फ्रॉम फॉलोइंग सिंपल इंडस्ट्रियल कैरेक्टरिस्टिक्स। इट वुड बी हाई इफ द नंबर ऑफ सप्लायर आर लिमिटेड एंड बायर आर मैनी। सप्लायर लिमिटेड है और बायर्स बहुत सारे हैं, वही पेट्रोलियम जैसा कि हम क्रूड ऑयल के सप्लायर्स बहुत कम है और बायर्स बहुत सारे हैं। तो वो जब चाहे जैसा चाहे वैसा बार्गेनिंग पावर अपना मेंटेन किए रहते हैं। सप्लायर सप्लाई सब क्रिटिकल इनपुट टू बायर्स। ठीक है, ये कमोडिटीज में ज्यादा लागू होता है ये नियम। कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी इन इंडस्ट्री इज लो विद डिफरेंशिएशन इन प्रोडक्ट एंड सर्विस। कंपटीशन जो होता है इसमें बहुत कम होता है। ठीक है। प्रोडक्ट और सर्विस जो है डोंट हैव थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट। तो प्रोडक्ट और सर्विस जो है उसमें सब्स्टिट्यूशंस का जो डर है बहुत कम होता है। और स्विचिंग कॉस्ट फॉर द कस्टमर इज हाई। अगर वो स्विच करते हैं, जैसे पेट्रोल की गाड़ी है, मैंने 1 साल पहले खरीदी और अचानक मुझे लग रहा है कि अब नहीं, ये अब मुझे स्विच कर लेना चाहिए, तो मैं दूसरी कंपनी की गाड़ी खरीदने चला गया। ठीक है। मैं दूसरी कंपनी की गाड़ी खरीदने चला गया, तो उससे क्या हुआ, या तो मैं बैटरी वाली गाड़ी खरीद लिया तो जिसका कॉस्ट भी ज्यादा है, तो स्विचिंग कॉस्ट इसमें ज्यादा लगता है। बैरियर टू एंट्रीज, जिस जिस इंडस्ट्री में ज्यादा बैरियर्स होंगे एंट्री के, या लाइसेंस होगा या स्किल रिक्वायरमेंट होगी या कैपिटल्स या डिस्ट्रीब्यूशन यानी बैंकिंग लाइसेंस हो गया या फिर पेट्रोलियम हो गया और आईटी सेक्टर हो गया, इसमें बहुत ज्यादा एंट्रीज लगती है, बैरियर्स ऑफ एंट्री या थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट। तो इसको कैसे समझाए हैं, अ इंडस्ट्री विच डजंट फेस द थ्रेट ऑफ न्यू कॉम्पिटिटर कमिंग in would be a attractive industry for investor and owner. There could be several barrier to entry for new entrant in business. Licensing require competence and skill, capital, distribution, ब्रांड लॉयल्टी फॉर कस्टमर विद एग्जिस्टिंग पार्टनर, जैसे टूथपेस्ट हो गया या कॉफी मार्केट हो गया। आदमी जो भी टूथपेस्ट यूज करता है ब्रांडेड, कोलगेट हो गया या कॉफी में आप स्टारबक्स ले लीजिए। तो ऐसे में आप न्यू एंट्रेंट को उतना ज्यादा बेनिफिट नहीं होता है। दिस इज व्हाट वॉरेन बफेट कॉल एज द मोट। ही से इन बिजनेस आई लुक फॉर इकोनॉमिक कैस्टल प्रोटेक्टेड बाय अनब्रीचेबल मोट। ठीक है। जो इकोनॉमी है बिजनेस की वो कैसे प्रोटेक्ट है, ये सब चीजों से, लाइसेंस से, कैपिटल से, और ये बैंकिंग डिस्ट्रीब्यूशन से। ठीक है, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। जितना कठिन जितना डिफिकल्ट एंट्री होगा किसी न्यू 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 एंड न्यू बिजनेस के लिए, उतना ही ज्यादा वो बिजनेस में मार्जिन हाई रहेगी।
द एसेंशियल मीन्स ही लुक फॉर बिजनेस विथ हाई एंट्री बैरियर, जिसमें ज्यादा हाई एंट्री बैरियर होगा, उसमें प्राइसिंग पावर ज्यादा होती है। कैन सेल द प्रोडक्ट एट प्रीमियम विदाउट फियर ऑफ लूजिंग कस्टमर। तो ऐसे बिजनेस में प्रोडक्ट को अच्छे दाम पे बेचा जाता है, जिससे उनका प्रॉफिट भी अच्छा होता है और जो कस्टमर हैं वो लूज भी नहीं होते हैं। Entry barrier in industry can be understood from following simple industrial characteristics. They would be high. There are lots of licensing required in business. ठीक है, पहला बहुत सारा लाइसेंस लगता है। पेटेंट एंड कॉपीराइट्स प्रिवेंट न्यू एंट्री। अगर आपके पास पेटेंट एंड कॉपीराइट्स है तो न्यू एंट्रेंट इतनी आसानी से नहीं आ सकते। ह्यूज इन्वेस्टमेंट लगे, जैसे रिलायंस के लिए, रिलायंस या बड़ी ऑयल या आईटी की कंपनी बनानी है, बड़ी कंपनी, तो पैसे भी ज्यादा लगते हैं। अगर आपके पास स्ट्रॉन्ग ब्रांड है, स्ट्रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है, जैसे कोको कोला और पेप्सी के पास है, स्पेशलाइज एग्जीक्यूशन कैपेबिलिटी है, कस्टमर की लॉयल्टी है, तो यहाँ पे एंट्री उतनी आसान नहीं होती है। Based on above discussion, attracting an industry from shareholder perspective is one that has one or more the following salient feature that create a profitable atmosphere for the business. पहला होता है इसमें लो कंपटीशन, इसमें कंपटीशन बहुत कम होता है। हाई बैरियर टू एंट्री, वीक सप्लायर बार्गेनिंग पावर, सप्लायर्स का जो बार्गेनिंग पावर होता है वो भी लो होता है, और वीक बार्गेनिंग बायर और सप्लायर दोनों का बार्गेनिंग पावर बहुत कम होता है। और इसके सब्सटीट्यूट भी होते हैं वो फ्यू, बहुत ही कम सब्सटीट्यूट होते हैं। इफ इंडस्ट्री इज हैविंग दिस फीचर इट विल हैव स्ट्रॉन्ग प्राइसिंग पावर। अगर ये फीचर्स हैं तो कंपनी के पास स्ट्रॉन्ग प्राइसिंग पावर होगा और हाई प्रॉफिट मार्जिन होगी, जो इन्वेस्टर्स को यानी कि अट्रैक्ट करेगी। ठीक है, जैसे एग्जांपल दिया, एजुकेशन is a industry in a is an industry in India where there is ample of demand. एजुकेशन की बहुत ज्यादा डिमांड है अपने देश में। एंड वेरी लिटिल बार्गेनिंग पावर ऑफ द स्टूडेंट्स, स्टूडेंट के पास बार्गेनिंग पावर उतनी खास नहीं होती। अगर स्कूल कॉलेज आप जाओ तो जो फीस बोल रहे हैं उतना देना ही पड़ता है, क्योंकि आप नहीं लोगे तो कोई और ले लेगा। तो ये जो इंडस्ट्री है एजुकेशन की, द इंडस्ट्री इज बाय एंड लार्ज प्रोटेक्टेड फ्रॉम रिसेशन, रिसेशन से बची रहती है। ठीक है, और इसमें बैरियर्स भी बहुत सारे होते हैं। अन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट रिक्वायर मल्टीपल परमिशन, जैसे हाई एंट्री बैरियर्स, क्वालिटी इंस्टीट्यूशंस आर फ्यू, लो कॉम्पिटिशंस। ठीक है, बहुत क्वालिटी के जो इंस्टीट्यूट है उसमें कंपटीशन बहुत कम होता है। जैसे अगर आप एम्स या बड़े कॉलेज जो भी प्राइवेट हो चाहे गवर्नमेंट के हो, वहां पे आप जाएंगे एडमिशन लेने के लिए, तो उसी लेवल का दूसरा इंस्टीट्यूट आपको मिलना कठिन होता है। टीचिंग स्टाफ इज हायर एट सैलरी डिसाइडेड बाय मैनेजमेंट ऑफ इंस्टीट्यूट, यानी कि टीचिंग स्टाफ किसके द्वारा हायर किए जाते हैं? मैनेजमेंट के द्वारा। ठीक है, तो वहां पे आप सैलरी भी आपको कम देनी पड़ेगी, जो आप चाहे वो ऐसा सैलरी दे सकते हैं। तो यहाँ पे सप्लायर की जो बार्गेनिंग पावर होती है वो कम हो जाती है। कॉम्पिटिटिव कोर्स थ्रू मैनी अवेलेबल बट डोंट जनरेट इनफ कॉन्फिडेंस अमंग स्टूडेंट्स। Thus, education industry can said to be a example of attractive industry. ठीक है, यहां तक क्लियर। सेकंड होता है पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल, कल्चरल, टेक्नोलॉजी, लीगल, इन्वायरमेंटल एनालिसिस, जिसको पेस्टल एनालिसिस बोलते हैं। पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशियो कल्चरल, टेक्नोलॉजी और लीगल एंड इन्वायरमेंट। पेस्टल एनालिसिस stand for political, economical, socio-cultural, technology, legal, environment analysis. Some model also extend this to include ethics and demographies. कुछ मॉडल इसमें इथिक्स और डेमोग्राफी को भी यूज करते हैं। तो इसका जो एक्रोनिम्स है वो क्या हो जाता है? स्टिपल्स। ठीक है, दिस एनालिसिस इज डन मोर फॉर पर्सपेक्टिव ऑफ बिजनेस विच इज लुकिंग टू सेटअप until offshore and analyzing several country to choose from. तो पहला होता है पॉलिटिकल फैक्टर्स। तो होता है कंट्री कैन हैव वैरायटी ऑफ पॉलिटिकल स्ट्रक्चर।
Communist country would have social objective above anything else, which while capitalist one would not necessarily have all responsibility of welfare. जहां पे कम्युनिस्ट कंट्रीज जो होती है वहां पे सोशल वेलफेयर का ज्यादा ध्यान रखा जाता है, लेकिन जहां पे कैपिटलिस्ट लोग रहते हैं उनको वेलफेयर से ज्यादा मतलब नहीं होता है। ठीक है, कैपिटलिस्ट का अलग अपना अप्रोच होता है सोशल वेलफेयर स्कीम के तहत। ठीक है, स्टेबिलिटी इन लेगिस्लेशन पॉलिसी, मिनिमम करप्शन, ब्यूरोक्रेसी एंड कम्युनल टेंशन, वायलेंस coupled with maximum freedom of press, easy of doing business, quick turnaround time are some of the factor which investor would look at the countries। तो पहला पॉलिटिकल होता है, ये सब चीजें देखी जाती है। हेल्दी पब्लिक फाइनेंस और कंसिस्टेंट फिस्कल पॉलिसी, फर्दरिंग इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर आर सम अदर इंपॉर्टेंट पैरामीटर फॉर इंडस्ट्रीज। तो ये जो है पॉलिटिकल फैक्टर्स हुए। दूसरा होता है इकोनॉमिक फैक्टर्स, इसमें क्या आते हैं जैसे सच एज अ जीडीपी ग्रोथ, इन्फ्लेशन कैसा है, इंटरेस्ट रेट क्या है, कंपोजिशन ऑफ इंपोर्ट और एक्सपोर्ट कैसा है, बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी कैसी है, मॉनेटरी पॉलिसी और फिस्कल सिचुएशन कैसी है, मार्केट कैसा है, फाइनेंशियल मार्केट वेल डेवलप है कि नहीं, टैक्सेशन कैसा है। ठीक है, well define its attractiveness to the investor destination, whether a country depend upon export or internal consumption, whether this internal consumption is driven by import or domestic manufacturing। ठीक है, जो अपने देश का इंटरनल कंजप्शन हो रहा है वो डोमेस्टिक हो रहा है कि इंपोर्ट के द्वारा हो रहा है, और वेदर द कंट्री हैज हाई इन्फ्लेशन, महंगाई कैसी है। अगर महंगाई ज्यादा है तो फॉलिंग करेंसी यानी कि करेंसी के दाम तो नहीं गिर रहे हैं, are some first question which investor will think before investing in any countries। Countries dependent on other country in term of important natural resource such as oil, monetary policy of central bank। ठीक है, अब कंट्री डिपेंड किस में है, ऑयल पे ज्यादा डिपेंड तो नहीं है, मॉनेटरी पॉलिसी कैसी है सेंट्रल बैंक्स की जैसे आरबीआई की, बैलेंस ऑफ पेमेंट पोजीशन, फॉरेक्स रिजर्व कैसा है, are very important for investor to get a comfort and level about country economic situation। India has seen the worst and best phase of economy in last 3 decades। तो ऐसा हमारे देश ने लास्ट 3 जो डिसेड है, 3 दशक जो है वो अच्छे और खराब भी देखे हैं। ठीक है, ये सब लेवल्स पे इकोनॉमिक में। अब होता है सोशो कल्चरल फैक्टर, the social and cultural aspect of population of countries such as demographic profile in term of age कितनी है, डेमोग्राफिक एज, एजुकेशन कैसा है, स्किल कैसी है, हेल्थ कैसा है, सोशल वैल्यू कैसी है, लाइफस्टाइल फैक्टर्स ऑल अफेक्ट द चॉइस द पीपल मेक इट व्हेन दे बाय एंड कंज्यूम। कल्चरल अफेक्ट बिजनेस इन मल्टीपल वे, कल्चर जो होता है वो भी बिजनेस को अफेक्ट करता है। With young population in India, India offer different opportunity and challenge in comparison to say Japan with aging populations। इंडिया के पास अलग अपॉर्चुनिटी है क्योंकि हमारे पास यंग पॉपुलेशन ज्यादा है, और जापान के पास अलग चैलेंज है क्योंकि उनके पास एजिंग पॉपुलेशन ज्यादा है। With change in culture, there is change in the economic activity as well। For example, given nuclear family or working spouse in metro city in India, there has been increase in demand for daycare facilities, packet foods, hotels chain and restaurants। न्यूक्लियर फैमिली जहाँ पे स्पाउस भी वर्क कर रहे हैं तो वहां पे डे केयर एक्टिविटी की डिमांड ज्यादा होती है, पैकेज फूड्स की डिमांड ज्यादा होती है, होटल चेन्स और रेस्टोरेंट की डिमांड ज्यादा होती है। और कॉम्पिटिटिव प्रेशर्स एट यंग जनरेशन आल्सो रिजल्टिंग इन लाइफस्टाइल डिजीज सच एज डायबिटीज, शुगर एंड हाइपरटेंशन। ठीक है, दिस ऑफर अपॉर्चुनिटी सेट फॉर सेवरल न्यू बिजनेस इन कंट्रीज। ठीक है, तो कंपटीशन प्रेशर से यंग जनरेशन को क्या क्या हो रहा है, लाइफस्टाइल में डायबिटीज, शुगर, हाइपरटेंशन ये टाइप की बीमारी भी है, ये भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटी बिजनेस को देती है जैसे हेल्थ सेक्टर को। ठीक है, एक होता है टेक्नोलॉजिकल फैक्टर,
नो डायमेंशन ऑफ लाइफ कैन एवर इमेज टुडे विदाउट टेक्निकल सपोर्ट। जैसे बिना टेक्नोलॉजी के किसी की लाइफ को इमेज करना आज के डेट में आसान है। हर हर इंसान के पास आईफोन है, यानी मोबाइल फोन है। और टेक्नोलॉजी इज प्लेइंग क्रूशियल रोल इन टेकिंग बिजनेस एंड सोसाइटी टू द नेक्स्ट लेवल। टेक्नोलॉजी से क्या हो रहा है कि बिजनेस एक अलग लेवल पे जा रहा है और जो सोसाइटी है वो भी एक अलग लेवल पे जा रही है। डेवलपमेंट ऑफ अ साइंटिफिक टेम्पर अमंग्स स्टूडेंट लीड टू एवर टेक्नोलॉजिकल इवॉल्विंग सोसाइटी। ठीक है। Countries pushing R&D activity are bound to be a forefront of technology. Availability of technology savvy population institution driving technology based initiative and infrastructure help a country attract investor। जितनी ज्यादा टेक्नोलॉजी अपन यूज करते हैं और कितने अपन टेक सेवीज हैं, वो न्यू बिजनेस को अट्रैक्ट करती है और इन्वेस्टर्स को भी अट्रैक्ट करती है। जैसे आज के डेट में अगर किसी देश में टेली लैंडलाइन का यूज हो रहा है और हमारे यहाँ स्मार्टफोन का यूज हो रहा है, तो कोई भी इन्वेस्टर होगा वो ये चाहेगा कि ये लोग टेक से भी हैं, हमारे तो हमारे देश में ज्यादा अट्रैक्ट होंगे। एक होता है लीगल फैक्टर्स। लीगल आर्किटेक्चर ऑफ कंट्री एंड एबिलिटी ऑफ लीगल सिस्टम टू सपोर्ट एंड प्रोटेक्ट बिजनेस इन व्हाट बिजनेस लुक फॉर अ कंट्री। Consistency of legal aspect and no arbitrary change in given comfort to the business and investor both। ठीक है। तो लीगल सिस्टम कितना सपोर्ट करता है और प्रोटेक्ट करता है बिजनेस को, ये इंपॉर्टेंट है। अगर किसी देश का लीगली आपको उतना सपोर्ट बिजनेस में नहीं मिल रहा है, तो ऐसे बिजनेस में आपको बड़ा लॉस भी हो सकता है। जैसे कि वोडाफोन के साथ हुआ रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स वाला जो हुआ था, तो उससे क्या हुआ। और सेकंड क्या हुआ, कैंसलेशन ऑफ टेलीकॉम लाइसेंस एंड माइनिंग लाइसेंस। ये जो फैक्टर था, इसके कारण क्या हुआ, बहुत सारे इन्वेस्टिंग जो कम्युनिटीज हैं वो डिस्कम्फर्ट में आ गई थी। अचानक से टेलीकॉम और माइनिंग के लाइसेंस को रद्द कर दिया गया था बहुत सारी कंपनीज के। तो इसमें क्या चाहता है कोई भी इन्वेस्टर, ट्रांसपेरेंसी हो इन लीगल एनवायरनमेंट एंड इन्फोर्समेंट ऑफ लॉ और आर थिंग विच इन्वेस्टर वुड फेयर। ट्रांसपेरेंसी हो और इन्फोर्समेंट ऑफ लॉ अच्छा हो तो इन्वेस्टर्स को फेवर करे। इसके बाद होता है इन्वायरमेंटल फैक्टर। इसमें क्या होता है कि कभी भी अगर कोई इकोनॉमी डेवलप हो रही है या अपन पैसे लगा रहे हैं या इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं किसी देश में, तो उसका क्या फायदा है, उससे क्या होता है वहां का इन्वायरमेंट जो है। ठीक है। जैसे कि कोई इंडस्ट्री लगाए तो उससे क्या होता है, इन्वायरमेंट में हार्मिंग गैस जाती है, जो जहरीली गैस होती है वो एटमॉस्फेयर में जाती है। तो कंट्री की अवेयरनेस कितनी है इन्वायरमेंट इशू में, एंड पॉलिसी रिलेटेड टू पॉल्यूशन कंट्रोल, वेस्ट डिस्पोजल, माइनिंग एंड प्रोटेक्टिंग ऑफ नेचुरल फ्लोरा एंड फौना। इसमें एनिमल्स और पेड़ पौधे दोनों आते हैं। रिहेबिलेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट लोकल रेसिडेंस, कि अगर कहीं पे अपन माइनिंग कर रहे हैं या इंडस्ट्री डाल रहे हैं, तो वहां वहां पे रिहेबिलेशन कैसा है कि लोकल रेसिडेंट्स को दूसरी जगह शिफ्ट कैसे किया जा रहा है, which if not clearly spelled out can lead to operational and legal issue in the future। ये सब चीजें क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए। ठीक है। वरना क्या होगा, अगर हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और अचानक से हमको लीगल और ऑपरेशनल इश्यूज आने लगे, तो क्या होगा, हमारा जो पैसा होगा, एक तो पहला लॉस ऑफ टाइम, समय खराब किया अपन ने, मनी, लॉस ऑफ मनी, पैसे भी हमारे गए। रिसोर्स फॉर अ बिजनेस, इन्वेस्टर लुक फॉर अ क्लियर पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट ऑन दिस इशू। तो इन्वेस्टर क्या करता है, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स को भी वो देखता है कि इसके लिए क्लियर पॉलिसी गवर्नमेंट्स के पास है कि नहीं। एज द गवर्नमेंट पुशेस फॉर इंडिया टू बिकम मैन्युफैक्चरिंग हब, environmental issue are creeping out, these are acting as a one deterrent for investor ready to enter today। ठीक है। तो बहुत सारी फैक्टर्स है, अगर हमको मैन्युफैक्चरिंग हब बनना है तो इन्वायरमेंटल इश्यूज जो हैं वो गवर्नमेंट जो है वो अच्छे से क्लियर कर रही है, तो बहुत लोग आ रहे हैं। अगर नहीं क्लियर होती तो लोग क्या करते, इन्वेस्टर्स नहीं आते देश में अपने। ठीक है। नॉट
all the factor refer to the above affect all company equally. Evaluating the impact of each factor and is critically for business in a important step to follow. तो देखिए अपन ने क्या क्या फैक्टर्स देख लिए। पॉलिटिकल फैक्टर पेस्टल एनालिसिस में पॉलिटिकल फैक्टर, इकोनॉमिक फैक्टर्स, सोशो कल्चरल फैक्टर्स, टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स और लीगल फैक्टर्स और इन्वायरमेंटल फैक्टर्स। तो इसको याद रखिएगा, ये आता ही आता है। और एक अपन ने देख लिया ये आपका माइकल पोर्टल 5 फोर्स मॉडल फॉर इंडस्ट्री एनालिसिस। इसमें 2 वर्टिकल होते हैं और 3 हॉरिजॉन्टल्स होते हैं। तो पहला है थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट, थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट और थ्रेट ऑफ स्टेबलाइज राइवल। ये हॉरिजॉन्टल है, तीनों में थ्रेट है हॉरिजॉन्टल में। और वर्टिकल में बार्गिन पावर ऑफ सप्लायर्स और बार्गिन पावर ऑफ बायर्स। ये 5 है टोटल। इसको भी अपन ने अच्छे से देख लिया। अब अगली क्लास में अपन बीसीजी मॉडल पढ़ेंगे। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको एक एक लाइन को अच्छे से पढ़ना जरूरी है, कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। ये बीसीजी एनालिसिस अपन अगली क्लास में देखेंगे। ठीक है, गुड नाइट।